अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि बकरीद से पहले पहले जो भी लेक्चर है तो उसमें हम 2.6 फिनिश कर दें। फिर बकरीद बाद हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ हमारे मतलब क्लास के प्लान मुताबिक ही चल रही है। हमने सब सेट करके रखा है कि कब क्या स्टार्ट करना है। बस हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे स्पीड को मैच करवाओ। अगर हमारा हिस्ट्री में 6 लेसन हो गया है तो आपका भी पढ़ के 6 लेसन हो जाना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट, अब मैं क्या सब सब्जेक्ट के नाम लूँ। इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि आप अपने क्लास की स्पीड को मैच करवाओ, तब जाके आपका कुछ फायदा होगा ऑनलाइन लेक्चर का। वरना ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके फायदा ही क्या हुआ आपका। तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी क्लास में पोर्शन हुआ है उसके पैरेलल चलो, साथ साथ में चलो। कल को जब स्कूल खुलेगी, कल को जब एग्जाम अनाउंस होगा तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा होगा कि आपने सब पहले से ही पढ़ के रखा है, बस आपको रिवाइज करना होगा। एक वक्त आएगा जब क्लास और स्कूल दोनों खुल जाएगी। हम जैसे ही क्लास खोलेंगे वैसे ही टेस्ट देना शुरू करेंगे। स्कूल जैसे ही खुलेगी वैसे ही वो अपना एग्जाम अनाउंस कर देगी। तो आज जो आप आराम कर रहे हो ना, वो कल को आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आराम करो और ज़्यादा पढ़ाई करो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो भी आपके क्लास में करवाया जा रहा है आप उसको मैच करते चलो बस। और ईमानदारी से, किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ, ना हमें ना अपने घर वालों को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अंत में जो बेवकूफ़ बनेगा ना वो आप खुद होगे। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो करते रहो जैसा अब तक कर रहे हो। एक दिन आएगा जब आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर तब महसूस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त निकल गया होगा। तो प्लीज़ 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 जो भी क्लास में पोर्शन हुआ है आप उसको मैच करवाओ। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.6 देखो, हमने 2.1 कर लिया है, हमने 2.2 कर लिया है, 2.3 कर लिया है, 2.4 कर लिया है, 2.5 कर लिया है। अब इस चैप्टर का ये आखिरी एक्सरसाइज है। अब इसे मैं कहूँगा कि ये क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें वर्ड प्रॉब्लम थे ना, थे। वैसे ही सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी आखिरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम। अब और सुनो, आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ना सबसे पहला स्टेप हम अजम्पशन करते हैं। कोई सा भी, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम याद है तो हम अजम्पशन ही करते हैं। अगर आपको थर्ड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम याद है तो हम अजम्पशन ही करते हैं। हम अभी सेकेंड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, हम अजम्पशन से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम अजम्पशन कर लेंगे, फिर कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेसिस पे हम इक्वेशन तैयार कर लेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अंत में आपको वैल्यूज मिलेगी। उस वैल्यूज को हिसाब से सोच समझ के अपना आंसर चुन लेना। ठीक है, अब हल्का हल्का डिफरेंस है। अगर वो क्वाड्रेटिक चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो कंडीशन से इक्वेशन बनने बाद आपको चीजों को हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना होता है। सुने कि नहीं सुने? अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले आपने अजम्पशन कर लिया, फिर आपने कंडीशन से इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? हर बार आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे। हमने
प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है कि क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहो किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम एज अ ह्यूमन हम आसान रास्ता चुनेंगे। तो जो आसान रास्ता है वो है कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अगर किसी कारण, अगर किसी वजह से वो स्प्लिट नहीं हो तो हम देखेंगे हमारे पास और भी रास्ते होंगे, है ना। तो फिलहाल ये चीज़ दिमाग में लेके चलो कि सबसे पहले अजम्पशन होगा, अजम्पशन के बाद हम दी हुई कंडीशन से इक्वेशन बना लेंगे। अब अगर बात है इक्वेशन को सॉल्व करने की तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होगा, तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होगा। अगर किसी वजह से वो स्प्लिटिंग नहीं होता है तो हम देखेंगे दूसरा तीसरा मेथड ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब अगर बात होगी है कंडीशन से इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने की तो हम स्प्लिटिंग ही करेंगे, ठीक। थोड़ी सी अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर को लेके, फर्स्ट चैप्टर में भी पहले अजम्पशन होता था, कंडीशन से इक्वेशन बनता था और हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे सिंपल साइमल्टेनियस। फर्क सुन रहे हो? अरे फर्क सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो अगर वो चैप्टर 1 है और अगर उसके वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां पे हम अजम्पशन, कंडीशन से इक्वेशन, इक्वेशन के बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे सिंपल साइमल्टेनियस। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है, अजम्पशन के बाद कंडीशन से इक्वेशन, इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्प्लिटिंग से। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ले दे के बात करूं, फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे सिंपल साइमल्टेनियस। सेकेंड चैप्टर में अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो तरीका होगा स्प्लिटिंग द मिडिल, ठीक। फिर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर सब ठीक है, सब समझ में आ रहा है, एक परेशानी है कि हम एग्जाम में कैसे पहचान करेंगे कि ये सम चैप्टर नंबर 1 से है या ये चैप्टर नंबर 2 से है। अभी तो हमको टेक्स्ट बुक से देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 2.6 है तो ये सेकंड चैप्टर है, हाँ ये 1.5 है तो ये फर्स्ट चैप्टर है, हाँ ये 3.4 या 3.5 है तो ये थर्ड चैप्टर है। एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं बोलूँगा बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को याद कर लें। हम क्वेश्चन देख के समझ जाए कि हाँ ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है या ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है। सुने, अरे आपका दिमाग क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं याद कर सकता। आप पूरा पूरा गाना याद कर लेते हो, आप ऐसी भाषा में भी गाना याद कर लेते हो जो आपको नहीं आती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है, सर कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन फर्स्ट चैप्टर से है, कौन सेकंड चैप्टर से है और कौन थर्ड चैप्टर से है? तो मैंने वो थर्ड तो एकदम आसान है। वहाँ पे बार बार वो ऐसी बात करता है कि लोग सीक्वेंस में है, या हमको हिंट मिल जाती है कि लोग सीक्वेंस में। थोड़ा कंफ्यूजन होता है फर्स्ट और सेकंड में, तो आप याद करो कि हाँ ये इस तरह के सम चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करते हैं और इस तरह के सम चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। सही। कुछ सम ऐसे भी मौजूद हैं जो क्वाड्रेटिक होने बाद भी लीनियर के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ हाँ रेयरेस्ट केस, सही। लेकिन अब वो कौन सा सम है वो देखेंगे बाद में, कभी आया तो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये देखो ऐसा सम है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो ये है कि आपको सम देख के पहचान जाना है कि हाँ ये सेकंड चैप्टर का सम है और ये फर्स्ट चैप्टर का सम है। तो सबसे पहले आप सम को अलग करोगे और बाद में आप उसके रिस्पेक्टिव स्टेप्स लेना शुरू करोगे, ठीक है। ठीक है, मैं इसी ही 2.6 में से कुछ सम छोड़ दूंगा जो काफी बड़े होंगे। जब क्लास ऑफलाइन शुरू होगी तब हम उसी ही बड़े सम को समझने की कोशिश करेंगे। उस दौरान देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ समय ऐसे होते हैं जो इससे भी सॉल्व होते हैं और उससे भी सॉल्व होते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर से भी सॉल्व होते हैं और सेकंड चैप्टर से सॉल्व होते हैं, तब देख लेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल तो सम शुरू करते हैं। चलो एकदम आसान।
कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उसका सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उसका सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। अजम्पशन किसका होता है? जिसकी मांग होती है। अजम्पशन किसका होता है? जिसकी मांग होती है। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा, अगर आपने पिछले चैप्टर्स का वर्ड प्रॉब्लम किया है तो आपको वर्ड प्रॉब्लम हल करके आता होगा देखने का। चलो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। अजम्पशन उसी ही का होता है जिसकी मांग होती है। चलो देखते हैं। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. Find her present age। ठीक है, पढ़े जरा, हिंदी में ट्रांसलेट करें उसको देखने का। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। किसका प्रोडक्ट? प्रगति की उम्र 2 साल पहले वाली, अगो मतलब पहले, और 3 साल हेंस मतलब बाद में। सही है ना? तो प्रगति की एज का प्रोडक्ट 2 साल पहले वाली, अगर मैं कहूं कि मेरी आज उम्र 30 साल है, तो 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 28 साल। तो ये जो 28 ईयर होगी ना, वो 2 years अगो। अगर मैं कहूं आज मेरी उम्र 30 साल है, तो 3 साल बाद 3 years हेंस मेरी एज क्या होगी? 33, है ना? तो प्रेजेंट एज आज मेरी 30 है, 2 years अगो मेरी एज 28 होगी, और 3 years हेंस मेरी एज 33 होगी। तो सम इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुने, देखो फिर से देखो। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years अगो, 2 साल पहले वाली एज और 3 साल बाद वाली एज का जिक्र हो रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन कहता है जाओ इसकी जो प्रेजेंट एज है ना, कौन सी एज? प्रेजेंट एज, वो ढूंढ के लाओ। इसको मत दे देना कि लो 30 साल प्रगति की एज, 28 साल, ऐसा नहीं, ये तो मेरी एज है। बात किसकी हो रही है? प्रगति की। अपने को प्रगति की एज फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है आप लोग? समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना? तो मैं अजम्पशन करना चाह रहा था। अजम्पशन तो उसका होता है जिसकी मांग होती है। तो मैंने सम पढ़ा तो मालूम पड़ा प्रगति की प्रेजेंट एज चाहिए। प्रगति की प्रेजेंट एज चाहिए। प्रगति की प्रेजेंट एज चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ना और फिर उसको अपने मन में अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन, तभी आपको समझ में आएगा। चलो, हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं काफी ध्यान से। अब हम अपने पहले स्टेप को फिनिश करते हैं, अजम्पशन। चलो, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है तो अजम्पशन में हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है बांटने के लिए। समझ में आया? अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। और अजम्पशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक अल्फाबेट होता है x नाम का, हम उसको बांटेंगे। याद है आपको फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम? जो मैं अब ये कह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक अल्फाबेट है बांटने के लिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या कहा था? मेरे पास 2 अल्फाबेट है बांटने के लिए। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम याद है तो मैं वहां पे किसी एक को x देता था और दूसरे को y देता था। याद करो। अगर नहीं याद है तो मेरा लेक्चर अभी स्टॉप करो और जाके पहले फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम रिवाइज करो, तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। और उस अजम्पशन में हम क्या करते हैं?
मांगे हुए को x दे देते हैं। सही है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम दो लोग को ढूंढ के लाते थे, उस दो में से किसी एक को x देते थे और किसी एक को y देते थे। लेकिन सेकंड चैप्टर में हम सिर्फ एक ही लोग को ढूंढ के लाएंगे और बोलेंगे तू क्या ले ले, x। फिर x देने बाद क्वेश्चन जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं ना, हम उसको भी अज्यूम करेंगे। भले से हमको उसको फाइंड नहीं करना होगा, लेकिन हम अज्यूम उसको भी करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम जो इक्वेशन फ्रेम करेंगे ना, उस इक्वेशन में चीजों की मांग हो रही होगी। सम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग में और आएगा। चलो खैर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप, जो मांगा है उसको x, जो मांगा है उसको x। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, क्या देखेंगे, ऐसा क्या देखेंगे बोर्ड पे, सब बोर्ड पे देखेंगे। जो मांगा है उसको x, क्या मांगा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति मांगा है। तो आप फिर आप सोच रहे होगे सर जो मांगा है उसको x, तो एक कॉलम में तो काम हो गया होता है ना, 3 कॉलम क्यों बनाए? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि सर एक कॉलम में तो काम हो गया होता है, जो मांगा है उसको x, तो 2 और क्यों बनाए? आ रहा है मन में सवाल, आ रहा है, आना चाहिए। अब सुनो, मैंने क्या कहा था आपसे, क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप अजम्पशन, और उस अजम्पशन में हम मांगे हुए को x दे देते हैं। लेकिन अजम्पशन यहां तक नहीं रुकता है, हमें उसे भी अज्यूम करना होता है जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। जो मांगा हुआ है उसको x, यहां तक ठीक था, लेकिन क्वेश्चन जिनके बारे में बात कर रहा है ना, हमको उसे भी अज्यूम करना होता है। क्यों? क्योंकि हम जब आगे चल के कंडीशन से इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो उस इक्वेशन में जिसके बारे में बात हो रही है ना, उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मांगा है वो x, चलो ठीक, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे लगे हुए लोग या क्वेश्चन ने उसके अलावा जिसका इसका जिक्र किया उसके ऊपर असम्पशन करने का। क्यों? क्योंकि आगे चल के उनकी मांग होगी, तो जिसकी आगे चल के मांग होने वाली है उसको हम पहले अज्यूम कर लेने का। ठीक है, चलो वापस देखते हैं। हम क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम किसी का भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अजम्पशन। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अजम्पशन। हम अजम्पशन किसका करते हैं, जिसकी मांग होती है। पूरा सम पढ़ लिया आपने, किसकी मांग हुई है, फाइंड हर प्रेजेंट एज, प्रगति की आज की उम्र कितनी है, प्रगति की आज की उम्र कितनी, जो मांगा है वो x। सही, वो फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमारे पास बांटने को x भी होता है और y भी होता है। फर्स्ट चैप्टर नाम याद है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 का जिक्र हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर में हम x भी बांटते हैं, हम y भी बांटते हैं, हम 2 वेरिएबल बांटते हैं। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में हम सिर्फ क्या बांटते हैं, x। जो मांगा है वो x। अब इसके अलावा, ये तो मांगे हुए का अजम्पशन हो गया, इसके अलावा अगर आप देखो क्वेश्चन और किसका जिक्र कर रहा है, एज 2 ईयर अगो और एज 3 ईयर हेंस, है ना। तो जो मांगा है वो x, ये तो हो गया। लेकिन अगर आप सम को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो सम प्रगति की एज 2 साल पहले वाले को लेके भी बात कर रहा है और 3 साल बाद को लेके भी बात कर रहा है। तो ये जरूरी है कि हम 2 साल पहले वाली एज भी फाइंड कर लें और 3 साल बाद वाली एज भी फाइंड कर लें। क्यों? क्योंकि इनका जरूरत अपने को आगे पड़ेगी, तो जिसकी जरूरत हमको आगे पड़ने वाली है उसको भी काउंट कर लूंगा। ठीक, चलो अब सुनो, एज 2 ईयर अगो, अगर मैं कहूं कि एक
फजील नाम का बच्चा है। कौन से नाम का? फजील। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप 2 साल पहले वाली एज फाइंड करोगे। अगर मैं कहूं फजील की आज की एज, प्रेजेंट था, प्रेजेंट, फजील की आज की एज 10 साल है। ठीक, एग्जाम्पल से ट्रीट करने का। अब ये नहीं ढूंढते जाने का कि फजील कहाँ है, उसकी एज क्या है। ठीक, अगर मैं कहूं फजील की प्रेजेंट एज, आज की एज 10 साल है, फजील 2 साल पहले, फजील की 2 साल पहले एज क्या होगी? तो आप बोलोगे 8। ऐसे बोलोगे। कैसे कैसे? आप आज 10 है, 2 साल पहले 2 साल कम, 10 में से 2 कम हुआ 8। फजील की 3 साल बाद एज कितनी होगी? तो आप बोलोगे 13। ऐसे बोलोगे। एक और केस देखते हैं। अब फजील की एज 20 साल है। अब फजील की एज 20 साल है, तो फजील की एज 2 साल पहले कितनी? तो आप बोलोगे 18। कैसे? 20 में से 2 कम हो। फजील की 3 साल बाद की एज कितनी? तो आप बोलोगे 23। कैसे? 3 साल बढ़ा दो। तो आपको क्या सीखने मिल रहा है कि जब हम पिछला फाइंड करेंगे तो माइनस करेंगे, और जब हम आगे अगला फाइंड करेंगे तो हम प्लस करेंगे, है ना। जब हम पास्ट को फाइंड करेंगे तो माइनस करेंगे, और जब हम फ्यूचर को फाइंड करेंगे तो हम प्लस करेंगे। वैसे आज प्रगति की एज x साल है, 2 साल पहले क्या थी? तो आप बोलोगे 2 साल कम करना पड़ेगा। सही है। नंबर में से नंबर गया, आंसर आया नंबर में। 10 में से 2 गया, आंसर आया नंबर में। अब लेकिन यहां देखो, ये प्रेजेंट है, अगर मैं 2 साल कम कर दूं तो क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं। अल्फाबेट में से नंबर माइनस नहीं हो सकता है। तो 2 साल पहले की एज फाइंड करने के लिए मैंने आज की उम्र में 2 कम कर दिया। ये कम होते हुए दिखेंगे लेकिन माइनस नहीं होंगे। नंबर में से अल्फाबेट माइनस नहीं हो सकता, या अल्फाबेट में से नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो ये इनकी 2 साल पहले की एज है। 2 साल पहले की एज फाइंड करने के लिए मैंने 2 साल कम कर दिया। 3 साल बाद की एज फाइंड करने के लिए मैं 3 प्लस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने यही आपको समझा दिया था। अगर मेरे को पिछला चाहिए तो मैं -2 कर दूंगा, अगर मुझे अगला चाहिए तो मैं +3 कर दूंगा। अगर मुझे पास्ट चाहिए तो मैं माइनस कर दूंगा, अगर मुझे फ्यूचर चाहिए तो मैं प्लस कर दूंगा। तो अगर बात हो रही है प्रगति की एज 2 साल पहले, तो मैं प्रगति की आज की एज में 2 साल कम कर दूंगा। अगर बात हो रही है प्रगति की एज 3 साल बाद वाली, तो मैं प्रगति की आज की एज में 3 साल प्लस कर दूंगा। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर था कि हाँ, इन लोगों को लेके अजम्पशन होना है। अब मैं इसको फेयर कर लूंगा, है ना। जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हूं उसको मैं लिख लेता हूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। सही है? अरे सही है कि नहीं? ये जो मैंने ड्रॉ किया हूं आपको भी ड्रॉ करना है। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो पेपर चेक करेगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब एज ऑफ प्रगति 2 years अगो, क्या एज है उनकी? x-2 years। अब इसकी बारी एज ऑफ प्रगति 3 years hence। समझा? तो इस
इस तरह से मैंने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया, अजम्पशन। इस तरह से मैंने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया, अजम्पशन। एकदम आसान है यार, दिमाग खोलो और सीखो, सब समझ में आएगा। फिर से रिपीट करो एक बार, नहीं बोलोगे तो भी रिपीट करूंगा, है ना। देखो सुनो, हमने जैसे ही देखा प्रगति, बस हाँ, ये चैप्टर नंबर 2 है। प्रगति कहाँ से बिलोंग करती है? चैप्टर नंबर 2 से। चलो, चैप्टर नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम अजम्पशन। चैप्टर नंबर 2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो अजम्पशन है उसमें क्या होता है, हम मांगे हुए को एक्स दे देते हैं। लेकिन क्या एक्स देने बाद मामला खत्म हो जाता है? नहीं। क्वेश्चन जिसको जिसको लेके बात कर रहा है ना, हम उसको भी अज्यूम करते हैं, है ना। तो मांगे हुए को अपन ने एक्स दे दिए, लेकिन इसके बाद भी हमने जिसके बारे में क्वेश्चन जिक्र किया था, हमने उसका अजम्पशन किया। क्यों क्यों क्या नौबत आ गई, हमने क्यों इसको अज्यूम कर लिया? क्योंकि इनकी जरूरत आगे जब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे ना तो पड़ेगी। तो जो फ्यूचर में लगने वाला है वो अभी ही काउंट कर लो ना। तो मांगा हुआ एक्स, लेकिन भविष्य में जो लगेगा उसको हम पहले से ही काउंट कर लेंगे। तो भविष्य में क्या लगेगा? प्रगति की एज 2 साल पहले वाली, तो आज की एज में 2 साल कम कर दो। प्रगति की एज 3 साल बाद वाली, तो आज की एज में 3 साल प्लस कर दो। मैंने जो ड्रॉ किया उसी को मैंने फेयर कर लिया, और इसी के साथ आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। अब क्या है? अब क्वेश्चन ने एक कहानी सुनाया होगा, उसको पढ़ो, इक्वेशन फ्रेम करो, उस इक्वेशन को सॉल्व करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कंसेप्ट से। उस इक्वेशन को सॉल्व करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कंसेप्ट से। एंड में 2 आंसर आएगा, एक हमारा आंसर होगा, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और दूसरा बच जाएगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे कोई ना कोई बहाना देके। ठीक, तो ऐसी मेरी सोच है, देखते हैं। चलो, तो पहला स्टेप तो हो गया है, हम हमारे दूसरे स्टेप पे चलते हैं। कंडीशन से इक्वेशन, कंडीशन से इक्वेशन, कंडीशन से इक्वेशन। अब एक और चीज, अगर वो फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां पे 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनता था। अगर वो फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां पे 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनता था, और फिर हम उस 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियस वाले कंसेप्ट से सॉल्व करते थे। अगर वो सेकंड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी, और उसी ही एक कंडीशन से हम इक्वेशन बना देंगे। तो अगर वो सेकंड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो आप सेकंड इक्वेशन की उम्मीद मत करना, जो आया उसी ही को स्प्लिटिंग वाले कंसेप्ट से सॉल्व करोगे और आपका आंसर आता रहेगा। स्प्लिटिंग के अलावा अगर आप चाहो जो आया हुआ इक्वेशन है उसको कंप्लीटली स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जो आया हुआ इक्वेशन है उसको आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंसान के बच्चे हो ना आप, इंसान तो आसानी ढूंढता है, तो स्प्लिटिंग, फॉर्मूला और कंप्लीटिंग सबसे आसान कौन सा है? स्प्लिटिंग। इसलिए हम स्प्लिटिंग ही बार बार अपनाएंगे। ठीक है, चलो यहां पे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या बोलती है कंडीशन, क्या बोलती है? देखो, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब प्लस, है ना। चलो, द प्रोडक्ट, ठीक है, किसका प्रोडक्ट? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज और 3 साल बाद वाली एज। सुने, द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज और 3 साल बाद वाली एज। सुने, द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज, प्रगति की 2 साल पहले वाली एज और प्रगति की 3 साल बाद वाली एज, द प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई के इस तरफ भी 2 लोग हैं, मल्टीप्लाई के इस तरफ भी 2 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई मत दिखाओ, क्या दिखाओ? ब्रैकेट दिखाओ। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई।
समझा? अरे समझा? हाँ, द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज, प्रगति की 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट। आगे इज मतलब इज इक्वल टू, एक बार इज इक्वल टू आया तो यहां का रास्ता बंद, एक बार इज इक्वल टू आया तो यहां का रास्ता बंद। अब जो भी नई चीज आएगी वो उस तरफ आएगी, जैसे न्यूमेरिकली 84। समझा? अरे समझा? ये आपका इक्वेशन है, इसको हिसाब से सॉल्व करो। एक वक्त आएगा जब लगेगा कि लोग स्प्लिट होंगे, स्प्लिट कर देना। स्प्लिट के एंड में 2 आंसर आएगा, एक हमारा आंसर होगा जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक हमारा आंसर नहीं होगा जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी मेरी सोच है। समझ में आ रहा है? अबे एकदम आसान है, एकदम आसान। बस थोड़ा बहुत अजम्पशन में सोचने लायक वाला मामला होता है, बाकी तो आपको आना ही चाहिए। चल फिर से देखेंगे। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका प्रोडक्ट? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज और 3 साल बाद वाली एज। अगर मैं इनको अज्यूम नहीं करता, अगर आप मुझको कहोगे सर, अगर आप मुझको ये कहोगे कि सर क्या जरूरत थी इनकी, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इसको अज्यूम नहीं करता तो मैं यहां पे क्या देता? सुने ना? तो जो मांगा है x, लेकिन जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है ना, उसको भी अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब हम कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन में जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ी ना? जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? प्रगति की एज 2 साल पहले वाली, तो अगर मैं ये ना काउंट करूं तो कैसे दूंगा फिर? प्रगति की एज 3 साल बाद वाली, तो अगर मैं ये ना काउंट करूं तो कैसे दूंगा फिर? तो क्या जरूरत थी इनको अज्यूम करने की? जब मैं कंडीशन से इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है, तो पहले ही काउंट करके चलो ना, आसान होगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो ये रहा पहला स्टेप assumption, ये रहा दूसरा स्टेप कंडीशन से इक्वेशन। अब सॉल्व करते चलो। मुझे आप ये बताओ, सब जितने बच्चे हैं, सब इसको देख के सोचो, ये आखिरी वाली लाइन को, सब इसको देख के ये सोचो कि क्या मैं इसको स्प्लिट कर दूं? सोचो। नहीं, स्प्लिट कब होगा? जब 3 लोग होंगे, डिग्री 210 होगी, तब स्प्लिट होगा। देखो ये तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको और सॉल्व करने को है ना? स्प्लिट कैसा होता है बताओ? एक काम करो, आप निकालो 2.2, उसमें देखो कैसे स्प्लिटिंग के एग्जांपल है। 3 लोग और डिग्री 210 होना चाहिए ना? तो मैं देख रहा हूं नहीं, ये तो स्प्लिटिंग के फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ पे तो 3 ही लोग है ही नहीं, है ना? अलबत्ता, है ना, इसके अलावा मैं ये देख रहा हूं कि ये और सॉल्व होने को है, ये और सॉल्व होने को है। और कैसे सॉल्व होगा बताओ? 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई, याद करो 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है। मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। याद आया? 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना? अगर हिसाब से देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। अगर हिसाब से देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, है ना? चलो, तो किसी एक को C मान लो, किसी एक को R मान लो। जो C है उसे बार बार लिखो, मैंने सिखाया था। अब अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हर लेक्चर में मैं यही करता जाऊं, बेसिक्स एक्सप्लेन करूं, तो बाकी फिर कब होगा, है ना? तो वही 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं शर्त अनुसार, या शर्त के हिसाब से। यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई के स्टेप्स, 2 में से किसी भी एक को C मान लो, किसी भी एक को R मान लो। जो C है उसे बार बार लिखो, जो C है उसे बार बार लिखो। कितने बार लिखो डिपेंड करता है कि रिमेनिंग में कितने टर्म है। रिमेनिंग में 2 टर्म है तो 2 बार लिखो।
रिमेनिंग की पहली चीज पहले ब्रैकेट के आगे, दूसरी चीज दूसरे ब्रैकेट के आगे, और वहां क्या बच गया इज इक्वल टू 84। अब ये जो बाहर वाला है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ये जो बाहर वाला है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ये सब आपने सीख चुके हो प्रीवियस एक्सरसाइज में। चलिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, x इंटू 2x, साइन को बाद में 3 इंटू एक्स, 3x, 3 2 जा 6, प्लस है, प्लस से ब्रैकेट खुलेगा, किसी पे कोई फर्क नहीं होगा। प्लस है, प्लस से ब्रैकेट खुलेगा, किसी पे कोई असर नहीं आएगा। ये पहले भी प्लस था, ये अभी भी प्लस रहेगा। ये पहले भी माइनस था, ये अभी भी माइनस रहेगा। अगर माइनस से ब्रैकेट खुलता तो ब्रैकेट के अंदर के लोगों की साइन चेंज हो जाती। फिलहाल प्लस है, प्लस से ब्रैकेट खुला, किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाला अभी भी प्लस है, माइनस वाला अभी भी माइनस है। इस 84 को बोलने का तू इधर आ, वहां क्या कर रहा है, ये इस तरफ प्लस के फॉर्म में था, जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया। 84 था, घर भरा हुआ था, 84 घर छोड़ के इधर आ गया, घर खाली हो गया, तो ऑपरेट करो। x रेज टू 2 डिग्री 2 है, ऐसा और कोई नहीं है, एज इट इज। ये लाइट टर्म दिख रहा है, सॉल्व कर दो उसको। माइनस प्लस माइनस, 3 बार x में से 2 बार x गया, 1 बार x और बड़े नंबर की साइन। अब 1 बार x में आप 1x भी दिखा सकते हो और आप x भी दिखा सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा। इसे सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस 84 और 6 90 बड़े नंबर की साइन। अब जो आया हुआ फॉर्म है, अब जो आया हुआ फॉर्म है उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं स्प्लिट के स्टेप्स अनुसार। अब जो आया हुआ स्टेप है उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं स्प्लिटिंग के स्टेप्स के हिसाब से। देखो स्प्लिटिंग 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग हैं। डिग्री 210 होना चाहिए। x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, x ही नहीं 0। तो यहां पे इक्वेशन बन के तैयार था, मेरे मन में कहीं ना कहीं बात घूम रही थी कि अब लोग स्प्लिटिंग होंगे, लेकिन मुझे लोग स्प्लिटिंग के फॉर्म में नहीं दिखे, तो मैंने उसको और सॉल्व किया, मैंने इसको और सॉल्व किया। अब जाके ये महसूस हो रहा है कि हाँ, जो लोग आए हुए हैं ना वो स्प्लिटिंग से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो कंडीशन से इक्वेशन बना, इक्वेशन के तुरंत बाद नहीं वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, हमको हल्का हल्का सॉल्व करना पड़ेगा। हम तब तक लोगों को सॉल्व करेंगे जब तक लोग अपने स्प्लिटिंग के फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। फिर कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है सर एक बार x स्क्वायर और एक बार x को प्लस कर दो, बोलूंगा नहीं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, ये अनलाइक टर्म है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अनलाइक टर्म ऑपरेट नहीं होंगे। मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब आगे क्या होगा, स्प्लिट। मैंने 2 लेक्चर लिया था स्प्लिट को समझाने के लिए। अब वो सारे बच्चे जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है उनके लिए सम खत्म हो गया है ना। चलो स्प्लिटिंग का पहला स्टेप साइन कन्वर्जन। स्प्लिटिंग का पहला स्टेप साइन कन्वर्जन। 4 तरह का कन्वर्जन होता है, मैंने सब आपको कराया, मैं फिर से नहीं करवा सकता, मैं टाइम नहीं है हमारे पास। चलो स्प्लिटिंग का पहला स्टेप साइन कन्वर्जन, प्लस माइनस है, इसका कन्वर्जन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। पहली चीज एज इट इज, आखिरी चीज एज इट इज। 2 खाली जगह के लिए मैं 2 टेस्ट पास करूंगा, एक मल्टीप्लाई वाला, दूसरा प्लस और माइनस वाला। सब सिखाया है आपको। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए इसका पता हमको फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट से पता लगता है। तो 1 इंटू 90 90, मुझे मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए, 90। मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं इसका पता हमें सेकंड स्टेप की स्टार्टिंग 2 साइन से पता लगता है।
इसका पता हमें सेकंड स्टेप की स्टार्टिंग 2 साइन से लगता है। तो यहां मैंने फैसला किया था कि मैं स्प्लिट करूंगा ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, स्टार्टिंग 2 साइन प्लस माइनस माइनस। पहले दो ने तो ये पता, पहले दो ने तो ये बताए कि हमको मल्टीप्लाई करके इतना चाहिए। जो बीच वाला है वो ये बताएगा कि प्लस या माइनस करके कितना चाहिए। तो पहले को हटा दो, दूसरे आखिरी को हटा दो, पहले को हटा दो, आखिरी को हटा दो, बीच में क्या बचा 1। सुने कि नहीं सुने? मैं बार बार कह रहा हूं स्प्लिटिंग बहुत ही जरूरी है। व्हाइट प्रॉब्लम का एक पूरा हिस्सा स्प्लिटिंग बेस्ड है। अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती है ना तो इसके आगे आपको समझ नहीं आता। तो पहले स्प्लिटिंग मजबूत करो, बाद में फिर तो आपको ये आ ही जाएगा। चलो, मैं ऐसे 2 लोगों की खोज में हूं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 90 आ जाए, और उन्हीं 2 लोगों को जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करके 90 की बात कर रहा हूं, और उन्हीं 2 लोगों को जिन्हें मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है उनको माइनस कर दिया जाए तो 1 भी आना चाहिए। 2 लोग चाहिए ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 90 आ जाए, और उन्हीं 2 लोगों को माइनस किया जाए तो 1 आ जाए। ओरली काउंट कर सकते हो, 10 9 90 है ना, 10 9 90, और 10 में से 9 गया तो 1। 10 और 9 वो 2 लोग हैं जो मल्टीप्लाई करके 90 भी दे रहे हैं और माइनस करके 1 भी दे रहे हैं। 10 और 9 मेरी दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, इसलिए ये रहे वो 2 लोग जो यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान ये रहे, पहले बड़ा बाद में छोटा। अल्फाबेट कौन सा है? X। चलो 4 लोग आ गए हैं, हम ग्रुप बनाएंगे। हम ग्रुप क्यों बनाएंगे? कॉमन निकालने के लिए। हम ग्रुप क्यों बनाएंगे? कॉमन निकालने के लिए। यहां नंबर है, यहां नंबर नहीं है, नंबर में से कॉमन नहीं आएगा। यहां अल्फाबेट है, यहां भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में से कॉमन आ गया। x 2 बार, x 1 बार, x 1 बार बाहर। जो कम है वो कॉमन, जो कॉमन है वो बाहर। x 2 बार में से 1 बार x गया, 1 बार बच गया, प्लस का प्लस। 10 और x में से x गया, 10 बच गया। जो ब्रैकेट यहां है वो ब्रैकेट यहां भी आना ही चाहिए। जो ब्रैकेट यहां है वो ब्रैकेट यहां भी आना ही चाहिए। इसके बारे में इससे पूछो, -9। इसके बारे में इससे पूछो, है ना। माइनस चाहिए था, 9 चाहिए था, x चाहिए था, सिर्फ x दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? वो बाहर, जो 2 बार वो 1 बार, जो खुला है वो बंद। 1 बार 0 इसको दे दो, 1 बार 0 इसको दे दो। x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, प्लस वाला माइनस। x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस। और ये रहे मेरे 2 आंसर। फिर आप सोच रहे होगे सर क्या दोनों हमारे आंसर है? मैं बोलूंगा नहीं, एक हमारा आंसर है और एक हमारा आंसर नहीं है। 9 हमारा आंसर है, -10 हमारा आंसर नहीं है। आप बोलोगे क्यों -10 को मना कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा आप ही सोचो। मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? मैं प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड कर रहा हूं। मैं उम्र, एज फाइंड कर रहा हूं, है ना। इतने साल हो गए हैं, कभी आपने सुना है कि फलाना लड़का है या लड़की है, उसकी उम्र -20 साल या -10 साल या -5 साल? कभी आपने किसी की एज माइनस में सुना है? तो देखो ये माइनस वाला फिगर नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको मना कर रहा हूं तो मैं क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि ये माइनस में है ना। तो हम एक रीजन देंगे, सिंस एज कैनॉट बी इन नेगेटिव, है ना, उम्र नेगेटिव में नहीं हो सकती है। देयरफॉर x = -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो
क्यों रिजेक्ट कर रहे हो वो भी दिखाना है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो हमारा बच गया वो क्या है, आंसर। समझा? अरे समझा। हाँ, तो पहला स्टेप अजम्पशन, यहां से यहां तक आप अजम्पशन कह सकते हो। दूसरा स्टेप कंडीशन से इक्वेशन, उसी ही इक्वेशन को इतना सॉल्व करो, कुछ इस ढंग से सॉल्व करो कि एक वक्त आए और वो स्प्लिट होना शुरू हो जाए। पूरा स्प्लिट का स्टेप ले लो, आपके पास दो वैल्यू आएगी हमेशा। एक को आप मना कर दोगे रीजन देके, और जो बच गया वो हमारा आंसर होगा। अब चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये एंड होगा स्टेटमेंट से। क्या मांगा था? फाइंड है प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 ईयर्स, है ना? ये मांगा था ना कि प्रगति की आज की एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, जो मैंने लिखा देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 ईयर्स। आप शॉर्टकट नहीं यूज करोगे कहीं भी, YEARS ही लिखोगे हर जगह। तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप सब में पुराने होगे, आप उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। अगर वो सेकंड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें आप स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट ही अप्लाई करोगे, और स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट पे आपका एकदम हाथ साफ होना चाहिए। यहां से अगर आप देखो स्प्लिटिंग ही हुआ है, तो अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती है तो मेरे स्प्लिटिंग के लेक्चर सुनो और फिर इस पे आओ। और ऐसे ही सम चुन लेते हैं, है ना? पहले हम एज वाले सम सॉल्व करेंगे, बाद में अलग अलग वैरायटी के सम सॉल्व करते रहेंगे। सम नंबर 4 एज के ऊपर है, इसलिए मैंने चुन लिया। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसको अपने मन ही में हिंदी में या आप जो भाषा चाहिए आते उसमें ट्रांसलेट करो। बाद में हम देखते हैं हमारे पहला स्टेप जो असम्पशन है इस पे काम करेंगे। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। विवेक जो है ना, वो किशोर के मुकाबले 5 साल बड़ा है। ये ट्रांसलेशन होगा। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। जो विवेक है वो किशोर के मुकाबले 5 साल बड़ा है। विवेक और किशोर को लेकर बात हो रही है। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। रेसिप्रोकल समझता है क्या? अगर मैं 4/5 लिखूं और बोलूं इसका रेसिप्रोकल या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 5/4। तो इसी ही का उल्टा हो जाना उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, या और अगर बोलूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अगर ये 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/1। नीचे 1 है तो हम गिनते नहीं, है ना? तो इसका ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहो या रेसिप्रोकल कहो, बात एक ही है। तो खैर वो तो कंडीशन है, वो हम तब और ध्यान से देखेंगे जब इक्वेशन फ्रेम कर रहे होंगे। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। फाइंड देयर समझता है। अगर मैं पिछले सम की बात करूं तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज को लेकर बात कर रहा था, प्रगति प्रगति प्रगति। प्रगति की प्रेजेंट एज, प्रगति की 2 साल पहले वाली एज, प्रगति की 3 साल बाद वाली एज। तो वहां पे एक ही फैक्टर अवेलेबल था। अगर मैं यहां बात करूं तो यहाँ पे दो लोग हैं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब अगर मैं देयर प्रेजेंट एज की बात करूं तो देयर में प्रेजेंट एज ऑफ विवेक भी आएगा और प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी आएगा।
सुन रहे हो मेरी बात? अरे मेरी बात सुन रहे हो, है ना? क्वेश्चन ने कहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, जो मांगा है उसको हम x देते हैं। अजम्पशन में ये होता है ना, अगर मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक नाम का चैप्टर है, उसमें पहला स्टेप अजम्पशन, उस अजम्पशन में क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? जो मांगा है वो x, जो मांगा है वो x। अब अगर मैं मांगे हुए को देखूं तो आपकी दो चीज मांगी है। अब अगर मैं मांगे हुए को देखूं तो यहाँ पे दो चीज मांगी है ना? फाइंड देयर प्रेजेंट एज, पिछला सम देखो जो मैंने करवाया था, फाइंड प्रगति प्रेजेंट एज, तो प्रगति को x। अब कोई टेंशन नहीं था, एक ही चीज की मांग हो रही थी, उसी ही एक को बोला तू x रख ले। लेकिन यहाँ पे तो दो चीज की मांग हो रही है ना, तो लोग है दो और अपने को देने के लिए है सिर्फ x। समझ में आ रही बात? हाँ? मांग हो रही है दो चीज की और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है देने को। मांग हो रही है दो चीज की और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है देने के लिए। क्या करो? क्या करो? सुन, अपन क्या करोगे? आप देखोगे कि कौन किस पे डिपेंड है, कौन किस पे डिपेंड है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल चुनूं, मैं हूं और आप हैं, मेरे पास आपके मुकाबले 5 रुपया ज्यादा है। मैंने एग्जांपल चुना एकदम कॉमन वाला, मैं हूं और आप हैं, मेरे पास आपके मुकाबले 5 रुपया ज्यादा है। सही? तो जब तक मैं आपको अज्यूम ना कर लूं, क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि मेरे पास क्या है? नहीं। तो मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं डिपेंड होना। जैसे और अगर मैं रुपया के अलावा अगर मैं बात करूं, मेरे मार्क्स आपके मार्क्स से 10% ज्यादा आए, है ना? मेरे मार्क्स आपके मार्क्स के मुकाबले 10% ज्यादा आए। तो जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाता कि आपके कितने मार्क्स आए, मैं ये पता नहीं लगा सकता कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो मैंने जो आपको दो एग्जाम्पल दिया है ना, उस दोनों ही केस में मैं डिपेंड हूं आपके ऊपर। तो वैसे ही दो लोग हैं, देने के लिए सिर्फ एक चीज। हमको ये देखना है कि कौन डिपेंड है। जो डिपेंड है उसको हम x नहीं देंगे, जो बच जाता है उसको हम x देंगे। चलो देखते हैं, सब सुनोगे। जो विवेक है ना, वो 5 साल बड़ा है किशोर से। सुन रहे हो? सुन रहे हो? जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। अब जब तक मैं किशोर को x नहीं दे दूं, सुने, तब तक ये अज्यूम नहीं हो सकता। ठीक? अगर किशोर को x दे दिया जाए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? x+5। देखो 5 साल बड़ा हो गया, 5 साल बड़ा हो गया। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? देखो इसकी इधर आ जाओ, थोड़ा और समझते हैं। जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। अगर मैं किशोर की उम्र ही नहीं दिया, है ना, तो कैसे विवेक की एज पता लग सकती है? अगर मैं बोलूं कि हाँ किशोर 10 साल का है, तो आप बोलोगे किशोर 10 साल का है, विवेक 5 साल बड़ा है, इसलिए विवेक 15 साल। अगर मैं बोलूं किशोर 20 साल का है, तो आप बोलोगे किशोर 20 साल का है, विवेक 5 साल बड़ा है, तो ये 25 साल। अगर मैं बोलूं किशोर 30 साल का है, तो आप बोलोगे विवेक 5 साल बड़ा है, तो ये 35 साल। अगर मेरे पास ये हो ही ना, है ना, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, तो क्या मैं इसका पता लगा सकता हूं? तो ये डिपेंड है, डिपेंडेंट।
ये इसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। सुने, तो ऐसे ही दो लोग की मांग हो रही है, देने को सिर्फ x है, मैं किसको x दूं? तो पता लगाने का कौन किसके ऊपर डिपेंड है। जो डिपेंड है ना उसको कुछ नहीं देने का, उसके अलावा जो बचता है उसको x देने का, अपने आप डिपेंड वाला मालूम पड़ जाएगा। अरे ठीक क्यों नहीं? तो वैसे ही फिर से देखेंगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब विवेक की भी प्रेजेंट एज चाहिए और किशोर की भी प्रेजेंट एज चाहिए। हाँ? दो लोग हैं, मांग दो लोग की हो रही है, देने के लिए खाली एक चीज। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। मैं विवेक की एज तब फाइंड कर सकता हूं जब मुझे किशोर की एज पता हो। विवेक डिपेंड है किशोर के ऊपर, तो जो डिपेंड है उसको हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे तो किस तकलीफ। अब अगर विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है तो हम किशोर की उम्र में 5 साल जोड़ देंगे। सुनिए, अगर विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है तो हम किशोर की उम्र में 5 साल जोड़ देंगे। ठीक। मैं अगर ये कहूं कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं और आपको अगर मेरी एज फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे? आप अपनी एज में 20 साल ऐड कर दोगे तो आपको मेरी एज मिल जाएगी। अगर आप 10 साल के हो, मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं तो मैं 30 साल का हूं। अगर मैं कहूं मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, मेरी एज फाइंड करो, तब कैसे फाइंड करोगे? आप अपनी उम्र में मेरा 10 साल जोड़ दोगे। अगर आप 15 साल के हो तो मैं जो आपसे 10 साल बड़ा हूं, मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी। हाँ, तो वैसे ही अगर किशोर को मैंने x दे दिया हूं और अब चाह रहा हूं कि मुझे विवेक की भी उम्र मिल जाए, तो यहां पढ़ो तो मालूम पड़ता है विवेक 5 साल बड़ा है तो किशोर की उम्र में 5 साल बड़ा है। तो ये प्लस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि नंबर और अल्फाबेट प्लस हो सकता नहीं। तो जिसकी मांग हो रही थी मैंने उसका अजम्पशन कर लिया। जिसकी मांग हो रही थी मैंने उसका असम्पशन कर लिया। और भी कुछ है क्या? 3 साल बाद या 2 साल पहले ऐसा कुछ एज दिख रही है? नहीं। समझ में आया? हाँ? तो हम क्वाड्रेटिक बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबसे पहला स्टेप होता है असम्पशन। असम्पशन में जिसकी मांग हो रही है हम उसको लेके आते हैं या हम उसको अज्यूम करते हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, मालूम पड़ा 2 चीजों की मांग हो रही है। अब देने का है 2 लोग, है ना? 2 चीज की मांग हो रही है और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है देने को। मैं किसको अज्यूम करूंगा? मैं ये देखूंगा कि कौन किस पे डिपेंड है। जो डिपेंड है उसको बाद में अज्यूम करेंगे, जो डिपेंड नहीं है उसको एक्स दे देंगे, है ना? विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। जब तक मुझे किशोर की उम्र नहीं मालूम पड़ जाती, मैं विवेक को कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो इसी ही सोच के साथ मैंने बोला ये डिपेंड है और ये डिपेंड नहीं है। जो डिपेंड नहीं है वो x। अब अगर ये x हो गया और ये 5 साल बड़ा है तो इसकी उम्र में 5 साल जोड़ दो। ये रहा किशोर और ये रहा विवेक। तो ये आपका एक ड्राइंग हो गई जो कि आपको हर सम में ड्रॉ करना है। अब इसी को और फेयर कर दो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years, present age of विवेक बी x plus 5 years। समझ में आ रहा है? अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम याद है तो वहां पे हम x और y दोनों को इंक्लूड करते थे, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक बेस्ड है तो हम सिर्फ x को इंक्लूड करेंगे। यही इस खेल का नियम है। मेरा पहला स्टेप हो गया अजम्पशन। दूसरा स्टेप कंडीशन से इक्वेशन। दूसरा स्टेप कंडीशन से इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक ही कंडीशन होगा, उस एक कंडीशन से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ अब तो लोग स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। स्प्लिट करने का 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। माइनस वाले को कुछ बहाना देके मना कर देने का, जो आ गया वो अपना आंसर। अगर वो फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां पे स्टेप्स अलग होते हैं। तो अपने को डिफरेंस लेके चलना है कि कौन फर्स्ट से है और कौन सेकंड से है, तब तो आप स्टेप मैच कर पाओगे। कैसे कैसे डिफरेंस मालूम करोगे कि कौन फर्स्ट का है कौन सेकंड का है? याद करना है कि हाँ विवेक और किशोर सेकंड चैप्टर का है। चलो चलो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पूरा लिखने का लाइन नहीं खींचने की, मतलब पूरा लिखने का। चलो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाई 5 ईयर। हाँ, ये भी कंडीशन है, लेकिन इसको तो मैंने इस्तेमाल कर लिया अजम्पशन के लिए। किसके लिए? अजम्पशन के लिए। अब जब एक चीज ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है तो क्या वो फिर से इस्तेमाल हो सकती है? नहीं। एक आम था, मैंने खा लिया, अब खाया हुआ आम मैं फिर से कैसे खा सकता हूं? आप बोले दूसरा ले आओ, मैं उसी ही एक आम की बात कर रहा हूं, दूसरे तीसरे आम की बात नहीं करता, है ना। तो एक चीज जब पहले से ही इस्तेमाल हो चुकी है तो मैं फिर से उसको कैसे इस्तेमाल करूं? नहीं। तो हाँ, ये कहानी थी, लेकिन ये अजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो चुकी है, अब ये फिर से इस्तेमाल नहीं होगी। आगे चलो, द सम, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस। किसका सम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस। इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा। तो अगर ये x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर ये x + 1 है तो अगर ये x + 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/x + 5। कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, है ना। हम नीचे में 1 नहीं दिखाते हैं, हम नीचे में 1 नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम ऊपर में 1 दिखाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द सम, सम मतलब प्लस, इसका प्लस, रेसिप्रोकल का है, द रेसिप्रोकल उनकी एज। तो ये रही इसकी एज, ये रही इसकी एज, इनकी एज का रेसिप्रोकल कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 1/6। अबे सुन रहे हो, मैं एकदम आसान वाले हिस्से पे चल रहा हूं और देखो टाइम कितना ले रहा हूं समझाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कहता है जोड़ दो, किसको जोड़ दो? रेसिप्रोकल का। किसका रेसिप्रोकल? इनकी एज का। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 1/6। मैंने भी इनकी एज का रेसिप्रोकल किया, जोड़ दिया, कितना आया? 1/6। ये रहा मेरा कंडीशन से इक्वेशन, ये रहा मेरा कंडीशन से इक्वेशन। क्या ये स्प्लिटिंग के लायक है? नहीं, है ना। तो मैंने ये नहीं कहा था कि जैसे ही कंडीशन से इक्वेशन बना तो आप स्प्लिट कर दोगे, नहीं। जो आया हुआ इक्वेशन है ना, उसको चेक करो कि वो स्प्लिटिंग के लायक है या नहीं। अगर लगे कि वो लायक है तो वहां से स्प्लिटिंग करना शुरू कर देना। अगर लगे कि लायक नहीं है तो उसको पहले स्प्लिटिंग के फॉर्म में लाओ और उसके बाद स्प्लिट करना। ठीक, अबे ठीक, है ना। आगे चलते हैं, लोगों को सॉल्व करते हैं। जैसे ही लोग स्प्लिटिंग के फॉर्म में आ जाएंगे, हम अपना स्प्लिटिंग वाला स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। चलो, मैं क्या कर सकता हूं? 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सब सिखाया हुआ है आपको, है ना। 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। एक बार ऐसे तो 1 जब इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज, फिर एक बार ऐसा प्लस का प्लस, फिर एक बार ऐसा, ये मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। सुने, एक बार ऐसा तो 1 जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज, प्लस का प्लस, 1 जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। हाँ? चलो एक बार x, एक और बार x, ये तो लाइक टर्म है ना, ये प्लस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। x और x, 2x आप जोड़ रहे हो, जोड़ रहे, है ना।
x प्लस एक्स 3x। आप जब जोड़ोगे तो कोएफिशिएंट बढ़ता हुआ दिखेगा, और आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री बढ़ती हुई दिखेगी। ये सब नियम है। आप जब लोगों को जोड़ोगे तो कोएफिशिएंट बढ़ता हुआ दिखेगा, आप जब लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री बढ़ती हुई दिखेगी। तो फिलहाल तो मैं जोड़ रहा हूं ना, एक x एक और x 2x, क्या बच गया +5। अब उसके आगे यहां क्या होगा, बाहर वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब बेसिक स्टेप्स है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस x इंटू 5x 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लाइक टर्म ऑपरेट हो गया, यहाँ अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब दो फ्रैक्शन है बीच में इक्वल टू, मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट स्पेलिंग देख लो, EQUATE। दो फ्रैक्शन है बीच में इक्वल टू है, मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 स्टेप होते हैं और इक्वेट में सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं, याद रखना। अक्सर लोग इक्वेट को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका अलग होता है, उसकी शर्त अलग होती है। इक्वेट का तरीका अलग होता है, उसकी शर्त अलग होती है। तो दो फ्रैक्शन है बीच में इक्वल टू है, मैं इक्वेट करूंगा, मैं इसको यहां भेज दूंगा, मैं इसको यहां भेज दूंगा, है ना। 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, और 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सुने, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 स्टेप होते हैं, 1 2 3, और इक्वेट में सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की शर्त अलग होती है, इक्वेट की शर्त अलग होती है। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30, फिर सारे लोग को एक तरफ भेज दो, सारे यहां से सबको उठाओ वहां भेज दो, वहां पे x स्क्वायर वाले लोग सबको वहां पे भेज दो। x स्क्वायर वाला पहला 5x वहीं पे है, इसको तो भेज दो, -12x -30। दिखा, मैं इनको भी यहां बुला सकता था, लेकिन प्लस वाला माइनस हो गया होता, पहले नंबर के पास माइनस हो गया होता तो मुझे साइन अवॉइड वगैरह करना पड़ता। बेहतर ये होगा कि इनको मत डिस्टर्ब करो, इनको एज इट इज रहने दो, इनको वहां भेज दो। जब सारे मामले हल हो जाएंगे तो एक साथ फ्लिप मार देना, चीज सही दिखेगी और आसान भी रहेगी। ठीक है, चलो सॉल्व करो। वहां पे एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये लाइक टर्म है क्या? हाँ, प्लस माइनस माइनस, 12 बार एक्स में से 5 बार एक्स दिया, 7 बार एक्स, और बड़े नंबर की साइन। जितना सॉल्व होना था सब सॉल्व हो गया। लोग अपने स्प्लिटिंग के फॉर्म में दिख रहे हैं, बस इन्हें सीधा कर दो, फ्लिप मार दो, फ्लिप पूरा टर्न कर दो। एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आई हुई चीज है ये स्प्लिटिंग को तैयार है। तो मेरे उस पॉइंट पे ध्यान देना, कंडीशन से इक्वेशन बनेगा, उसके बाद लोग स्प्लिटिंग से सॉल्व होंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे ही इक्वेशन बना तो वहां से स्प्लिट हो रहा है। अपने को उस कंडीशन को, उस इक्वेशन को धीमे 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 सॉल्व करके स्प्लिटिंग के फॉर्म पे लेके आना है। अब जब लगे कि लोग स्प्लिटिंग से सॉल्व होंगे तो स्प्लिटिंग से सॉल्व करना। आपको अंत में जो आंसर आएगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, प्लस वाले को एक्सेप्ट कर देना, माइनस वाले को रिजेक्ट कर देना, रीजन देके। समझ में आ रहा है ना? फ्लिप, हम जब पूरा टर्न करते हैं फ्लिप, ठीक है, एक किताब रखी है ऐसी, हमने उसको टर्न कर दिया, सीधी कर दिया, तो हम जब फ्लिप करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है। लेकिन जैसे यहाँ देखो, प्लस वाला माइनस हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो साइन चेंज होती है, फ्लिप में साइन चेंज नहीं होती। तो मैंने फ्लिप कर दिया, अब जो आए हुए लोग हैं वो स्प्लिट हो सकते हैं। इसके आगे वो सारे बच्चे जिनको स्प्लिट आता है वो आसानी से काम कर लेंगे। चलो देखते हैं, स्प्लिट करें। मैं स्प्लिटिंग फटाफट लूंगा। माइनस माइनस का माइनस, प्लस माइनस, पहली चीज एज इट इज, आखिरी चीज एज इट इज।
दो जगह खाली है, दो खाली जगह के लिए मैं दो टेस्ट पास करूंगा, एक मल्टीप्लाई वाला और एक प्लस और माइनस वाला। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए इसका पता हमें पहले नंबर का कोएफिशिएंट और आखिरी नंबर के कोएफिशिएंट से लगता है। 130 या 30, मुझे मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए। मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं इसका पता हमें सेकंड स्टेप की स्टार्टिंग कोसाइन से लगता है। तो ये रहा पहला स्टेप जहां पे मैंने फैसला किया था कि हाँ अब तो स्पीड हो जाना है। ये रहा दूसरा स्टेप, ये स्टार्टिंग कोसाइन माइनस प्लस माइनस, मैं माइनस करूं और चाहिए कितना 7, है ना। मैं ऐसे दो नंबर की खोज में हूं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और उन्हीं दो लोगों को अगर माइनस करें तो 7 आ जाए। 10 3s are 30, है ना। 10 इंटू 3 30, और इसी ही 10 में से अगर 3 कम करूं तो 7 आ जाएगा। तो 10 और 3 मेरे वो दो लोग हैं जो मेरी दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने 10 और 3 को यहाँ पे लिख दिया। लोग कौन से हैं? x। मैं इन डिटेल नहीं समझा रहा हूँ स्प्लिट, मैंने पहले ही आपको स्प्लिट काफी डिटेल में समझा चुका हूँ। चलो 4 लोग आ चुके हैं, ग्रुप बनाएंगे। क्यों ग्रुप बनाएंगे? कॉमन निकालने के लिए। यहाँ नंबर है लेकिन यहाँ नंबर नहीं है तो नंबर में से कॉमन नहीं आएगा। x 2 बार, x 1 बार, x 1 बार बाहर, जो बच गया वो अंदर। जो ब्रैकेट यहाँ है वो ब्रैकेट यहाँ भी होना ही चाहिए, है ना। जो ब्रैकेट यहाँ है वो ब्रैकेट यहाँ भी होना ही चाहिए। इसके बारे में इससे पूछो। x दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस एंड 3 जो 2 बार है वो 1 बार, जो खुला है वो बंद है। 1 बार 0 आप इसको दे दोगे, 1 बार आप 0 इसको दे दोगे। यहां से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस। यहां से मुझे x चाहिए, प्लस वाला माइनस, और ये रहे मेरे दो आंसर और मेरा स्पीड भी एंड हो गया। अब 10 आया है और -3 आया है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप किसे x मान के चलोगे? प्लस वाले को या माइनस वाले को? प्लस वाले को, है ना। हम एज में काम कर रहे हैं, या मैं कहूं हम एज फाइंड कर रहे हैं। तो एज प्लस में हो सकती है, एज माइनस में नहीं हो सकती है। अब जिन्हें हम मना कर रहे हैं उसे रीजन देना होगा। सिंस एज cannot be in negative, therefore x is equal to -3 is not acceptable। जरा स्पेलिंग वगैरह ना अच्छे से लिखना, पूरी, है ना। Since x is equal to -3 is not acceptable, ACCEPTABLE, therefore हमारा जो आंसर आया है, या मैंने जिसे x माना हूं वो क्या है? 10। तो ये आपका सम खत्म हो गया। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो ये एंड होगा स्टेटमेंट से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमको दोनों की एज फाइंड करनी पड़ेगी। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन है? किशोर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। उसके बाद और क्या चाहिए? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x + 5। सुने हैं, है ना। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, तो ये रही ऊपर किशोर की एज, ये रही नीचे विवेक की एज। x मिला 10 तो x का 10 प्लस का प्लस 5 का 5, 15 ईयर्स। आपको कहीं भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है, चाहे वो ईयर हो, चाहे कहीं पर डैश हो, कहीं भी आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना, वरना नंबर कटेंगे। वो तो मैं जगह और समय को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ। तो मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा ना हो जाए। मैंने आपको 2 सम करवा दिया हूँ एज रिलेटेड। अगर आप चाहो तो आप सम नंबर 2, सम नंबर 5 और सम नंबर 4 ट्राई कर सकते हो, इस सोच के साथ कि हाँ हल्का सा पुश मिल चुका है, हम आगे खुद से बढ़ सकते हैं। चलो लेक्चर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे नए 2 सम के साथ।